ये साथ साथ ही कर लेते हैं। आपका चैप्टर नंबर यूनिट 3 चल रहा है, डायनेमिक्स। हम लोगों ने इससे पहले एटवुड मशीन कर ली थी। अब आपके पास जो अरेंजमेंट है इसकी हेडिंग दी हुई है मोशन, ये साथ साथ लिख लें बेशक, ऑफ टू बॉडीज फालतू करो, म्यूट कर दो, अपना बोलना हो तो अनम्यूट कर लेना। टू ends of a string that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves on a horizontal surface। नजर नहीं आ रहा, क्या नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ सही। थोड़ा बोल्ड, मैं थोड़ा खुला लिख दूंगा, बारीक ले लेता हूँ। बुक का पेज नंबर 66 है, वहीं से हेडिंग है। आवाज ठीक आ रही है? बेहतर है, सही है। ये हो जाएगी, ये साथ साथ चलता रहेगा, इसको देखिएगा जरा। तो अब इस क्वेश्चन में जो इस टॉपिक में जो समझने वाली चीजें वो ये हेडिंग से आपको पता चलती रहेंगी, और साथ साथ हम इस एरिया को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि कितनी बॉडीज हैं जिनको हमने देखना है, 2 बॉडीज हैं, और वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। किसके थ्रू अटैच है? एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच हैं। ठीक है। अब इसके अलावा भी और कंडीशंस हैं, जैसे लिखा हुआ है फ्रिक्शनलेस पुली है। अच्छा, ये स्ट्रिंग जो है, ये वाला स्ट्रिंग जो है, ये किसके ऊपर से गुजर रहा है? एक पुली के ऊपर से गुजर रहा है। और बॉडीज की अरेंजमेंट ऐसी है कि एक बॉडी वर्टिकली मूव करती है। ठीक है, वर्टिकली का क्या मतलब है? जी, वर्टिकली का क्या मतलब है? पुली एक सर्कल है, एक चीज ऊपर जा रही होती है और दूसरी तरफ से नीचे आ रही होती है। ऊपर नीचे मूव करेगी तो वर्टिकली, यानी एक बॉडी ऊपर और नीचे मूव कर सकती है, और जो दूसरी बॉडी है अदर जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, इसकी बहुत सी पॉसिबल सिनेरियोस बन सकते हैं, लेकिन जो हमारी बुक में हम उसको लेके चलते हैं, और वो क्या है? वो ये है कि एक टेबल है। ठीक है, ये साथ साथ डायग्राम देखते रहें। ये मैंने क्या बना दिया, एक टेबल बना दिया। इसकी यकीनन कितनी लेग्स हैं? 4 लेग्स हैं। ठीक हो गया। अब आगे क्या करना है, ये वाला यहाँ से रिमूव करके इधर को थोड़ा सा दिखा देते हैं। अच्छा, अब इससे आगे क्या सिनेरियो होगा? हमने कहा था कि एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करेगी और दूसरी कैसे मूव करेगी? वर्टिकली। अगर बॉडी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ये मैं थोड़ी सी शेडिंग कर रहा हूँ ताकि पता चले ये सरफेस है। अगर बॉडी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो क्या वो वर्टिकली मूव कर सकती है? नहीं हिम्मत है? कर सकती है वो, मतलब पीछे होके आगे को सीधा। नहीं, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है ना, तो ऊपर नीचे कैसे मूव कर सकती है? ऊपर तो चलो उठा लेंगे, चली जाएगी, नीचे कैसे आएगी? टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, टेबल तोड़ के नीचे चली जाएगी, नहीं जा सकती नहीं ना। कर। हाँ, अब अगर जग आगे पीछे मूव कर सकेगी, लेकिन वो ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकती, तो मैं उस बॉडी को इस टेबल के ऊपर बना रहा हूँ।
ठीक है, और उसकी लेबलिंग बुक वाली करनी है तो उसको मैं क्या कह देता हूँ, बी कह देता हूँ। इसकी भी शेडिंग कर देते हैं ताकि ये सही तरीके से नजर आ जाए। अब आगे चलते हैं, तो दूसरी बॉडी कहाँ मूव कर सकती है, ऊपर और नीचे मूव कर सकती है। तो उस बॉडी को मैं कहाँ पे बनाऊंगा, उसे मैं ऐसे बनाऊंगा कि ऊपर और नीचे जगह खाली हो, तो मैं उसे इसके दूसरे किनारे से नीचे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, और उसको यहाँ पर शो कर दिया जाता है, और उसको नाम क्या देंगे, उसको नाम देंगे हम ए का। सही है। अब ये दोनों बॉडीज किस चीज के जरिए अटैच हुई एक दूसरे के साथ, हाँ, टेबल तो बीच में पड़ा है ना, एक दूसरे के साथ किस चीज के जरिए अटैच हुई हुई है, स्ट्रिंग। ऊंचा बोलें, सही बोल रही हैं, गलत भी बोल रहे हैं तो स्ट्रिंग। ऊंचा बोला करें। एक स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग क्या होता है, एक डोरी या धागे के साथ। तो ये आपके ग्रीन कलर का क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। लेकिन अगर ये कोने, टेबल के कोने से ही नीचे उतार देते तो ये किससे, टेबल के कोने से इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होती। तो उन्होंने एक और कंडीशन दी है बुक के ऊपर कि आपके टेबल के कोने पे या ये स्ट्रिंग जो है वो किसके ऊपर से मूव करके नीचे आएगा, वो आएगा जी एक पुली के ऊपर से मूव करता हुआ। ठीक है, तो ये टेबल के ऊपर के कोने पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर पुली लगी हुई है, और वो फ्रिक्शनलेस है, यानी उस पुली की वजह से इनके दरमियान फोर्सेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमतौर पे फ्रिक्शनलेस पुली नहीं होती, लेकिन हमने क्योंकि इस सिनेरियो पे डिस्कस करना है तो हम फर्ज कर रहे हैं कि जो पुली है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, अब इन बॉडीज को अगर आप स्टडी करते हैं, इन बॉडीज को आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि ये बॉडीज, एक बॉडी ऊपर नीचे मूव कर सकती है और दूसरी हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है। अगर हम फर्ज करते हैं और कहते हैं कि ए बॉडी वजनी है, तो इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वो क्या होगा, m1g के बराबर होगा, ऐसे ही होगा ना। और जो बी बॉडी है इसका वेट भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वो क्या होगा, m2g के बराबर। सही है। अब क्योंकि वेट नीचे खींच है लेकिन बॉडी बून बी जो है वो नीचे नहीं आ रही, उसकी क्या रीजन है कि टेबल इसके ऊपर एक रिएक्टिव फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि बॉडी आपकी ए वजनी थी, तो ये किस तरफ मूव करेगी, ये नीचे की तरफ मूव करेगी, और जब ये नीचे की तरफ मूव करेगी तो बी बॉडी किस तरफ मूव करेगी, इस पुली की डायरेक्शन में मूव करेगी, और ये दोनों किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही होंगी। अब इस बॉडी के ऊपर, ऊपर वाली बॉडी के ऊपर तो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक m2g और r। सही है, और तीसरा जो है वो स्ट्रिंग की वजह से टेंशन भी लग रही होगी। इसके ऊपर जो टेंशन लग रही है उसकी डायरेक्शन हम क्या दे देते हैं, पुली वाली डायरेक्शन दे देते हैं, क्योंकि ये नीचे को खींच रही है। इसी तरह बॉडी बी के ऊपर जो ऑपोजिट फोर्स लगी है वेट के, वो क्या होगी, टेंशन होगी, और वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। सही है, ठीक है सही है। अच्छा, अब ये जी। जरा उतारो, इतना उतारो, फिर बाकी समझाता हूँ इसका सिनेरियो। अब जैसे हमने एटवुड मशीन में दोनों बॉडीज के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को स्टडी किया था, उसी तरह इसकी भी दोनों बॉडीज के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को स्टडी किया जाएगा। सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं कौन सी बॉडी, हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर बॉडी ए। ठीक है, अभी हमने कहा था कि m1 मास जो है, ए बॉडी का मास जो है वो दूसरे वाली बॉडी के मास से क्या होगा, ज्यादा होगा। और ए के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो कौन सी लग रही हैं, वो एक तो लग रही है टी, जो इसको किस तरफ धक्का दे रही है, ऊपर की तरफ। ठीक है, और दूसरा कौन सी फोर्स लग रही है, डब्ल्यू, जो इसे किस तरफ पुश कर रही है, नीचे की तरफ पुश कर रही है। अब बॉडी किस तरफ मूव कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, क्यों, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है किससे, बी से, इसलिए बॉडी किस तरफ मूव कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो इसकी ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो क्या होगी, डब्ल्यू माइनस कैपिटल टी के। सही है, ठीक है इसे हम कह देते हैं नेट फोर्स ऑन ए।
या एफ ए कह देते हैं। अब W किसके बराबर होता था, एम जी के, ये m1g माइनस टी लिखा जाएगा, ये आ गया एफ ए के बराबर। लेकिन अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें, जो हमने एटवुड मशीन में भी बात की थी, तो न्यूटन सेकंड लॉ किसके बराबर देता था फोर्स को? हाँ बोले शाबाश। नेट फोर्स। एफ ए इक्वल्स टू m1 a के बराबर देता था। तो इधर भी एफ ए की वैल्यू दी हुई है, इधर भी एफ ए की वैल्यू दी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। आप क्या लिख सकेंगे, आप लिख सकेंगे m1g माइनस कैपिटल टी इक्वल्स टू m1a। ये आ गई फोर्स ऑन ए, ठीक है, नेट फोर्स ऑन ए। सही है, मुझे ठीक है। है कि अच्छा। अब हम आगे चलते हैं और ऑब्जेक्ट जो बॉडी बी है उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं बता सकते हैं देख के ऐसे? एक लग रही है, कौन सी है? हाँ, और आपने तो कहा एक लग रही है। बॉडी बी के ऊपर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं हुसैन? बॉडी बी 3 लग रही हैं। हुसैन कितनी? 3। गुड, कौन कौन सी? क्या? कौन कौन सी? बुक उल्टी करके रखो हेमंत। क्या एक, करें? एक एक्सेलरेशन है, एक ही। वो फोर्स नहीं होती। अच्छा, एक तो लग रही है इसका वेट, जो कि इसे किस तरफ धक्का दे रहा है, नीचे की तरफ, सही है। दूसरी लग रही है रिएक्टिव फोर्स, जो इसे नीचे जाने नहीं दे रही, ठीक है। और तीसरी लग रही है टेंशन, जो कि इसे मूव कर रही है किस तरफ, राइट साइड पे या पुली की तरफ, सही है। अब दोबारा आते हैं, तो हमने ये कहा था कि इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो कौन, अच्छा, अब बॉडी ऊपर और नीचे मूव नहीं कर रही, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि W और R एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कैंसल कर रही हैं। यानी अगर W एक्शन लें तो R क्या है, रिएक्टिव फोर्स है, बॉडी ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही, तो उन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम वो B की कैलकुलेशन में नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन टेंशन टी लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये बॉडी किस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है, राइट साइड पे मूव कर रही है। और ये क्यों कर रही है, क्योंकि इसके ऊपर टेंशन फोर्स लग रही है, सही है। तो आपके पास एफ बी की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल टी के बराबर आएगी। और उसी तरीके से अगर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं, न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं, तो आपके पास एफ बी किसके बराबर आता है हुसैन, बुक बंद करके? M2A। m2a के बराबर। t भी एफ बी के बराबर है, ये भी एफ बी के बराबर है, तो आपके पास t किसके बराबर निकलेगा, m2a के। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, सही है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को एडिंग करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास स्मॉल a की वैल्यू आती है m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और साथ स्मॉल g, सही है। और अगर आप इन्हीं दो इक्वेशन की एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करें, ये वाले t की वैल्यू इसमें पुट करें या इसको t के लिए सॉल्व करें, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगी टेंशन t की वैल्यू आएगी m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाइड बाय g, ठीक है। जब अरेंजमेंट इस तरह की होगी, एटवुड मशीन नहीं होगी, इस तरह की अरेंजमेंट होगी, तो t की वैल्यू इस इक्वेशन से निकलेगी, इस फॉर्मूले से निकलेगी। और जब अरेंजमेंट इस तरह की है, तो आपने अगर स्मॉल a की वैल्यू या एक्सेलरेशन निकालनी है, तो वो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए निकल आएगी, ठीक है। ठीक है। ठीक है मैं, अच्छा अब आते हैं, ये मैं आपको भेज भी दूंगा,
एक दफ़ा बुक से भी शेयर करके रिव्यू कर देता हूँ, ताकि वहाँ से भी आप लोग क्रॉस चेक कर लें। अभी मैं एग्जांपल 3.5 करने लगा हूँ, बुक्स आपके पास हैं, उसे भी खोल लें, अगर यहाँ से रीड नहीं किया जा रहा। मैं पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं 2 मासेज हैं, एक 4 kg का और एक 6 kg का। हमने क्या करना है, अच्छा ये सारा सिनेरियो वही है कि एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जो पुली से गुजर रहा है, और 6 kg जो है वो फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है, और 4 kg जो है वो किस तरफ पड़ा हुआ है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इसमें एक्सेलरेशन निकालनी है, और दूसरा क्या निकालना है, हमने टेंशन निकालनी है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में पहले तो अगर आप लोग थोड़े एक्सपर्ट हो जाएं तो आप लोग इसकी डायग्राम बनाएं। अब इसमें उन्होंने M1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 kg दी हुई है, इसके ऊपर यहाँ हाथ रख लेते हैं। M2 की वैल्यू क्या दी हुई है, M2 की वैल्यू 6 kg दी हुई है। हमने एक्सेलरेशन A भी निकालनी है और टेंशन T भी निकालनी है। ठीक है, उन्होंने कहा हुआ था अरेंजमेंट किस किस्म के, हॉरिजॉन्टल सरफेस वाले, एटवुड मशीन नहीं है, तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे जो अभी हमने डिराइव की है, क्या क्या आपने, हाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला। तो स्मॉल ए का फार्मूला क्या था, स्मॉल ए का फार्मूला था M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और यहाँ पर G। ठीक है, M1 की वैल्यू क्या थी, 4 kg, इसकी क्या थी 4 kg प्लस 6 kg, पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आएगा 4 10 kg और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी kg था, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, kg कट जाएगा, क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आ गया, स्मॉल ए आ गया। सही है जी ठीक अच्छा, है। इसी तरह अगर आपने टेंशन निकालनी है तो किसी के साथ, अच्छा टेंशन निकालनी है कैपिटल टी, उसका फॉर्मूला क्या था, M1 M2 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 स्मॉल जी, फॉर्मूले वैल्यूज पुट 4 6 kg और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 6 कितना होता है 24 kg स्क्वायर होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे 4 प्लस 6 10 kg, और यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 और 10 कट जाएगा, kg स्क्वायर को काट देगा, तो ये 24 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, और ये किसका यूनिट है, ये न्यूटन है। तो टेंशन क्या निकलेगी, टेंशन निकलेगी 24 न्यूटन्स। सही है मनुष्य। सही जी है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मीटिंग एक तो रीजॉइन करनी है 5 मिनट बाद, और दूसरा आप लोगों ने इसकी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, वो खुद अटेम्प्ट करना है अभी। सही है कौन सा वाला? जी ठीक है, कौन सा वाला? क्या, जो कौन हमने सा पहले किया वाला? था, पहले जो किया था वो 7 था एटवुड वाला, वो वो 6 थ्री था, तो पॉइंट ये सिक्स 7, ये 7 होगा। अच्छा, मीटिंग अभी अनजॉइन नहीं करनी, अगर ये रिकॉर्डिंग या खुद ही बंद होता है ना, तो उस वक्त आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टाइम ज़ाया नहीं करना। अभी मैं आपको यही चीज़ जो है वो बुक से या बुक पे स्क्रीन शेयर करके जो है वो करवाता हूँ, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। दरवाजा खोल के जाओ। ये बस लोड हो तो हुआ। ये देखें, ये सिनेरियो आ गया, आपके पास नजर आ रहा है।
जी आ रहा है। ये यहाँ से भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ये डायग्राम यहाँ पर बहुत क्लियर है, इसको भी यहाँ से समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या सिनेरियो था, पहले भी बात हुई थी कि दो बॉडीज थी और वो दोनों किसके जरिए अटैच थी, एक स्ट्रिंग के जरिए अटैच थी, और वो स्ट्रिंग जो है वो किसके ऊपर से गुजर रहा था, एक पुली के ऊपर से गुजर रहा था। और ये बॉडीज जो है ये ए है और दूसरी क्या है, बी है। ठीक है, इनकी लेबलिंग होगी, वेट ए का जो है वो m1g होगा जो नीचे धक्का दे रहा है, और दूसरा जो है वो उसका रिएक्टिव या रिएक्शन फोर्स कैपिटल टी, वो इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही होगी। इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट बी पे आ जाए तो इसका वेट नीचे धक्का दे रहा है, लेकिन क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है तो वो नीचे नहीं जा रहा, बल्कि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी टेबल जो है वो उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है रिएक्टिव फोर्स आर से, जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है। जी अच्छा, फिर ये जो टेंशन टी स्ट्रिंग, क्योंकि ए वजनी होगा, ये नीचे को खींचेगा तो बी उस तरफ मूव करेगा, और वो जब मूव करेगा तो स्ट्रिंग से एक फोर्स लगी होगी जो कि कैपिटल टी के बराबर है। अब क्योंकि ए उस वाले को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, किसके जरिए, किसके थ्रू, पुली के थ्रू, तो इसमें जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी टूवर्ड्स पुली होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी इसके लिए, और हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए टूवर्ड्स पुली होगी। सही है। जी अच्छा, ये सारा हम कर चुके हैं, मैं फिर भी यहाँ से बता रहा हूँ कि इसका अगर लॉन्ग नोट आता है, जो कि आमतौर पे नहीं आता, लॉन्ग नोट अगर आ जाए, मेरा अगर टेस्ट होगा सिंगल चैप्टर का, जब मैं लेता हूँ ना पेपर के करीब, मैं सिंगल चैप्टर के पूरे पेपर लेता हूँ जिनमें 14 में से 12 शॉर्ट करने होते हैं वगैरह वगैरह, तो उसमें या इसमें हमने क्या करना है कि पहले ये कंसिडर, जो चीजें हमने फर्ज की, ड्रॉ की, उनको लिख लेना है। उनमें क्या चीज है कि दो बॉडीज कंसिडर कर रहे हैं जिनका मास m1 m2 है रिस्पेक्टिवली, यानी पहले जिक्र अगर एक है तो पहले मास किसका आ रहा है, ए का आ रहा है, इसको कहते हैं रिस्पेक्टिवली। सही है। अच्छा, ये दोनों अटैच हैं किससे, एक इनएक्सेंसिबल स्ट्रिंग से, जैसे ऊपर फिगर में शो किया गया है। अब मजीद वो कहते हैं कि बॉडी ए जो है वो मूव करेगी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए के साथ, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सेंसिबल है, इसलिए उसके खींचने की वजह से क्या होगा, उसके खींचने की वजह से बॉडी मूव करेगी हॉरिजॉन्टल सरफेस में, ए उससे एक्सेलरेशन से टूवर्ड्स पुली। अब पुली फ्रिक्शनलेस है तो उसके अंदर टेंशन कैपिटल टी के बराबर होगी। फिर हमने जो सारा सिनेरियो डिस्कस किया था डिटेल में कि ए के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a के बराबर है। दूसरी वाली, फिर इसी तरह अगले पेज पे चलते हैं तो उन्होंने बी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस का जिक्र किया हुआ है। वो वही तीन फोर्सेस हैं, एक तो वेट है जो उसे नीचे की तरफ पुश कर रहा है, दूसरा रिएक्शन फोर्स है, क्योंकि हमें पता है हर एक्शन का क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। तो जो वेट का रिएक्शन है वो क्या, वो सरफेस के ऊपर पड़ी हुए ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। और तीसरा टेंशन टी है जो कि इस बॉडी को हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर रही है। ठीक है। अब क्योंकि बॉडी ऊपर और नीचे मूव नहीं कर रही तो वेट और रिएक्टिव फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल आउट कर देंगी, यानी उनका इफेक्ट जीरो आ जाएगा। लेकिन क्योंकि बॉडी राइट साइड पे मूव कर रही है तो बॉडी बी के ऊपर टेंशन टी फोर्स लग रही होगी। उसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं तो आपके पास ये दूसरी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है। इक्वेशन 1 और 2, 3.10 और 3.11 जो बुक के ऊपर नाम है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला बन जाएगा। और अगर इन एक में से टी की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दें या इस दोनों को मिला के टी के लिए सॉल्व करें तो आपके पास ये वाला फार्मूला, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है सही है। जी अच्छा, तो ये आपका ये पूरा हो जाता है। आपको इसका एग्जांपल मैंने करवा दी। मैं आपको ये थोड़ा सा वैसे बताना चाहूँगा। अब ये वाला जो सिस्टम ये भाई साहब यहाँ से इसको पुल कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, ये मूवमेंट नहीं हो रही, एनिमेशन नहीं चल रही, लेकिन ये जब अपनी तरफ खींचता है तो 4 मीटर इस क्या स्ट्रिंग की लेंथ है और 1 मीटर जो है ये 200 के
केजी को लिफ्ट कर लेगा बड़ी आसानी के साथ। अब ये जो पुलीस लगी हुई है ना, ये बेसिकली क्या करती है कि ये उसका जो जोर है वो 200 को, अगर ये 3 लगी हुई है या 4 लगी हुई है, वो उतने टाइम्स डिवाइड कर देती है। ठीक है, हम लोग माउंटेनियरिंग, जो बच्चे मुझे पहले से जान रहे हैं, जैसे एमल लोगों को पता है मैं किसी ज़माने में माउंटेनियरिंग करता था, तो उसमें हम लोग माउंटेन रेस्क्यू ट्रेनिंग करते थे या करवाई जाती थी या हम करवाते थे। उसमें क्या होता था कि अगर कोई बॉडी या कोई बंदा किसी क्रेवस में या खाई में गिर गया है, उसे निकालना है, तो हम इस किस्म का एक सिस्टम बनाते थे जिसको जी पुली सिस्टम कहते हैं, जेड पुली सिस्टम कहते हैं। उसकी वजह से क्या होता था कि जब उसके अंदर 2-3 पुलिस लगती थी, तो जो वजन गिरने वाले बंदे का अगर 150 किलो है, तो वो 3 टाइम्स डिवाइड होकर सिर्फ 50 केजी रह जाता था वो उठाने के लिए, यानी उसका फैक्ट कम हो जाता था और उसे हम बड़ा एफिशिएंटली उठा सकते थे। तो इस किस्म की जो मशीन्स हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं ताकि आप वज़न को आसानी से लिफ्ट कर सकें या मूव कर सकें या अपने काम को एफिशिएंटली कर सकें। ठीक है। सही है। अच्छा जी, तो ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ पूछना है तो बता दें, नहीं पूछना तो मैं बता देता हूँ फिर। हाँ, नहीं अच्छा, आंसर न्यूमेरिकल्स का ना हमेशा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखने, जैसे ये ऊपर एक न्यूमेरिकल की आखिरी लाइन नजर आ रही है, तो इस तरह सॉल्व तो आपने कर लिया, मैंने जैसे किया मैंने भी करवा दिया, लेकिन आपने आंसर हमेशा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है। सही है। मीटिंग रीजॉइन करें, तकरीबन 7:47 हो रहे हैं, 5-7 मिनट बाद, बल्कि अभी रीजॉइन कर लें, वो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मैथ कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर केमिस्ट्री करते हैं। ठीक है।